अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उर्दू नावल लवर्स। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। काफ़ी टाइम के बाद किस्त नंबर 8 जो है काफ़िला दिल नावल का वो पोस्ट होने जा रही है, तो उम्मीद है आप लोग अपना रिस्पॉन्स दिखाएंगे और नावल के हवाले से लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो बिना वक्त ज़ाये किए नावल की जाने पढ़ेंगे काफ़िला दिल का बाय सारा अरूज, किस्त नंबर 8। महनाज बेगम और सानिया बेगम के बेहद इसरार पर और ज़िद पर बिलाखिर अर्जुमन लगारी आयरा से निकाह करने के लिए राज़ी हो गया था, जिस पर वो दोनों ही खुशी से फूले न समा रही थी। इन दोनों ने ही अपनी इस खुशी का तस्करा अपने अपने खावंदों से किया, जिस पर उन्हें भी काफ़ी हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई थी। दोनों देवरानी और जेठानी हर फिक्र और गम भुलाए शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई थीं। इनके मुताबिक काफ़ी अरसे बाद हवेली में कोई रौनक और खुशी का समा लौटा था, तो ये सब कुछ आला धूमधाम से होना चाहिए। दूसरी तरफ ये खबर जैसे ही आयरा तक पहुंची थी, इसने अजीब वावेला सा मचाया हुआ था। ये खबर सुन उसके दिल में बेचैनी से उठी थी कि कैसे इसके वालिदैन इसके हक़ में फ़ैसला कर सकते हैं। अभी वो कमरे में दिल महसूस कर बैठी आंसू बहाने में मसरूफ़ थी कि सानिया बेगम हाथों में कुछ शॉपर्स थामे अंदर आईं। उन्हें देख वो खफगी से रुख मुड़ गई। मेरी जान, ये देखो, मैंने और भाभी ने खुद तुम्हारे लिए ये लहंगा पसंद किया है, कितना खूबसूरत है ना। उन्होंने हाथ में थामे एक शॉपर से खूबसूरत सा लहंगा निकाल बेड पर रखा था और साथ आयरा को दिखाती इसकी खूबसूरती से आगाह करने लगी, मगर वो एक कांटदार नज़र लहंगे पर डालने के बाद अपनी माँ की आंखों में देख तल्ख लहजा अपना गई। ये शादी का लहंगा नहीं, मेरी माँ, मेरी मैयत का कफन है। अजीब ही तल्खी और दुख सा शामिल था इसके लहजे में, जिसको इसकी माँ जानकर भी नज़रअंदाज कर रही थी। खामोश रहो आयरा, बकवास नहीं करो, खुशी का समा है, यूँ रो धोकर नहुसत नहीं फैलाओ। मैं इर्तिसम से मोहब्बत करती हूँ माँ, मैं कैसे अर्जुमन भाई से शादी कर सकती हूँ? क्यों मुझे गुनहगार कर रही हैं? इसकी आवाज़ मज़ीद आंसू रोकने के बायस भर सी गई थी। लहजा अटक सा रहा था, दिल में होल उठ रहे थे। वो बेचैन लड़की तड़प ही गई थी। पागल मत बनो, किसी ने सुन लिया तो कयामत आ जाएगी। और गुनहगार महरम से मोहब्बत और यूं हुलिया ज़ाहिर करना है, निकाह करना नहीं, समझी तुम? वो अटल और कुसीले लहजे में गोया हुई। माँ, ऐसा ना करें प्लीज़, मैं एहतिसाम से मोहब्बत करती हूँ, यूँ ना करें। और जिससे आप मेरा निकाह करवा रही हूँ उनको मैं अपना भाई मानती हूँ, प्लीज़ यूँ ना करें, यूँ गुनाहगार ना करें मुझे। अब कि वो सानिया बेगम के दोनों हाथों को थाम रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इनने नज़रें फेर ली थी अपनी। शादी से पहले सब भाई ही होते हैं, दर्स्तगी से कहा था उनने। मैं मर जाऊंगी माँ। वो टूट कर रह गई। समझ ना आया कैसे समझाए अपनी माँ को वो किस तकलीफ़ से गुजर रही थी। माँ थी वो, फिर भी समझते हुए भी क्यों जान बन रही थी वो। मेरी जान, समझो बात को, देखो, तुम अपने लिए ना सही, हमारे लिए ना सही, कम से कम अपनी जवेरी आप ही उनके बेटी के लिए उनकी खातिर तो निकाह कर सकती हो ना। उन्होंने आयरा के सर पर हाथ फेरते नरमी से समझाना चाहा था। अपनी बात के दरमियान चंद लम्हों के लिए सांस लिया, फिर दोबारा अपनी बात जारी की। मैं नहीं चाहती हमारा सफ़ी किसी गैरों के हाथ में जाए। मेरी जवेरिया की औलाद को कोई गैर पाले, कम से कम इस बात को रख लो। नरमी से कहते हुए उनका लहजा थोड़ा सर्द हुआ। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। और यहाँ इनकी बात सुन वो खामोश हो गए। मज़ीद कुछ कहने के लिए उसके पास अल्फाज ही नहीं थे। ये शायद हिम्मत ख़त्म हो गई थी, चाह कर भी वो कुछ कह ना पाई। नज़र झुकाकर वो बिस्तर पर किसी बेजान से वजूद की माने ढह सी गई। वो किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था कि अस्पताल से आने वाली कॉल पर वो तकरीबन 15 मिनट में पहुंचा था। गाड़ी को जल्दी से पार्क कर इसका रुख डॉक्टर के कैबिन की जानिब था। मिस्टर वली शाह मुबारक को, आपकी मरीज़ा को होश आ चुका है। वो अब काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन जहनी तौर पर कुछ उलझन में हैं। उन्हें खास केयर की ज़रूरत है। एक दिन ऑब्जर्वेशन में रख कर हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर जाने क्यों, लेकिन उससे एक सुकून सा खुद में उतरता महसूस हुआ। बेख्तियार के लबों से शुक्र के कलमात निकले। कहाँ है वो? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अभी तो वो दवाइयों के ज़ेर असर सो रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उन्हें। इनकी बात सुन वो इस बात पर सर हिलाता वार्ड की जानिब बढ़ा था, जहाँ वो किसी मासूम बच्चे की माने सुकून की नींद सो रही थी। वलीशा के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में ढले थे। मैं इस लड़की के चेहरे के जख्म भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। इसका चेहरा वाज़ेह होने लगा था। दूधिया सफ़ेद रंगत, गुलाब की पंखड़ियों के माने लब, बिल्ली नुमा आंखें इसको अजीब कशिश से महसूस हुई थी। वह नज़रों का रुख बदलते वहाँ से जाने को था कि अपने कुप से आती इस लड़की की आवाज़ सुन रुका। कौन है आप?
नकाहजदा से लहजे में इस्तफसार किया था उसने जब वली शाह पलटा। मेरा बेटा कहाँ है? दानिश कहाँ है? आसपास नजर दौड़ाती वो शायद अपने बेटे को ढूंढ रही थी। साथ उठने की कोशिश की थी कि लम्हों में आगे बढ़ते इसने उसे वापस लेटाया। आप लेटी रहिए, आराम कीजिए, इस वक्त आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। नरमी से उसे समझाते वो फिक्रमंद हुआ। आराम कैसे आराम कर लूँ? मेरा बेटा मेरे पास नहीं। उस शख्स ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और आप कह रहे हैं कि मैं आराम करूँ? अब के वो परेशानी फिक्र की मिलीजुली कैफियत में उलझते हुए चीखी। मैं यहाँ कैसी आई? प्लीज़ मुझे बता दें, कौन लाया मुझे यहाँ? मेरा बच्चा कहाँ है? वो भीगी आंखों समेत हज़ियानी अंदाज में बोलती दोबारा उठने को थी। देखिए, आप मुझे रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी बेहोश हालत में, और आप अकेली थी, आपके साथ कोई मौजूद नहीं था। वलीशा की बात सुनने से जैसे सब कुछ धीरे धीरे याद आना शुरू हुआ था। सहन जैसे माफसा हुआ, वो फूट फूट कर रोने लगी। अपने बालों को दोनों हाथों में पकड़ चीख रही थी कि इसको संभालना मुश्किल हो रहा था। वलीद ने नर्स को बुलाया जिन्होंने उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया था। धीरे धीरे बुड़बुड़ाती गनुदगी में जाने लगी, जबकि आंसू अब भी इसके चेहरे पर लड़ियों की सूरत गिर रहे थे। वली शाह ने पुरसों अंदाज में लब कुचले थे। इतना तो वो समझ गया था कि इन सब के बीच कुछ ठीक नहीं, और वो बच्चा बच्चा कर रही थी, यानी ये लड़की शादीशुदा और इल्तिसाम लगा रही सबकी खुशियों के खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने जा रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि दिल पर खंजर चलते इसको लहूलुहान कर रहे थे। हर काम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, लेकिन रात के इस पहर अपने बिस्तर पर लेटा वो बेचैन सा था। तन्हाई के आलम में दिल से साथ आंसू से भी बह निकले। एक तुम्हारे जाने से सब बदल गया है जवेरिया। अर्जुमन लगारी हर चीज़ से बेपरवाह, चेहरे पर संजीदगी सजाए बालकनी में खड़े जवेरिया की तस्वीर को थामे से बातें करने में महू था। इसका दिल और दिमाग बस इसी के गिर्द घूम रहा था। आंखें बंद कर आसमान की जानिब देखा था उसने, जैसे खुद को पुरसुकून करना चाहा हो। दूसरी तरफ फायरा बस चुप साधे बैठी थी। इसकी हालत पर इत्तेसाम से जुदा ना थी। पास रखे सरूसी जोड़े को देख वो फूट फूट कर रो दी। इसने कभी सोचा भी ना था कि यूँ उसकी ज़िंदगी पल में बदल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी ने भी क्या खेल खेला था इसके साथ। इन सब के अलावा हवेली में कोई ऐसा नफूस भी था जिसकी नींदें इसकी आंखों से जुदा सी होकर रह गई थी। जैसे ही सुल्तानाबाजी से अर्जुमन के निकाह की खबर सुनी थी, वो नहीं जानती थी क्यों, लेकिन इसकी दिल की दुनिया जीव वीरान सी हुई। इस चारपाई पे करवट लिए लेटी खुद को हल्की सी चादर में ढांपे इस खुबरू नौजवान के बारे में सोच रही थी। इसका खुबरू चेहरा अलबेला शाह की नज़रों के सामने घूमा। जब वो बुखार में थी, इसका अलबेला की फिक्र करते, इसका ख्याल रखना, ये तमाम अजर इसकी आंखों के सामने गर्दिश कर रहे थे। लेकिन अचानक ही सुल्तानाबाजी की बात इसके कानों से टकराई थी। बड़े साहब जी की शादी हो रही है हवेली में। वो नहीं जानती थी क्यों, मगर इसका दिल बेचैन हुआ इस खबर पर। क्या निकाह के बाद वो मुझे छोड़ देंगे? क्या मैं आज़ाद हो जाऊंगी इस कैद से? हाँ, नहीं, शायद नहीं। कई सवालात थे इसके जहन में, जिसके जवाब में वो खुद ही दे रही थी। आज रमशा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो पार्किंग में बैठी पिछले आधे घंटे से बिना कुछ कहे बस आंसू बहा जा रही थी, जबकि लब को चलते वलीशा खामोशी से साथ बैठी इस लड़की को देख रहा था जो बालों को हल्के कैचर में मकीद किए सफ़ेद रंग शलवार सूट में आसमान से उतरी को फरिश्ता मालूम हो रही थी। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पिछले आधे घंटे में वली शाह का ये पहला जुमला इस लड़के के कानों से टकराया था, जिस पर रोना बंद किए वो लचते हुए जहन से इसी की जानिब देख रही थी। मेरा दानिश, एक बार फिर से कहते अब के दोनों हाथों में चेहरा गिराए वो फूट फूट कर रो दी। डोंट वरी मिस रमशा, आपके बेटे को भी ढूंढ लेंगे, पहले आप बताएं हुआ क्या है? वलीशा ने उकताए हुए लहजे में कहा था, जिस पर रमशा की आंखों में अजब सी तकलीफ बेबसी नुमायां हुई। इन निगाहों को वलीशा ने बहुत गहरी नज़रों से देखा। मैं सब आपको क्यों बताऊं? वो ताज्जुब से गोया हुई। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। दो बदो जवाब दिया था उसने, जिस पर वलीशा के लब मुस्कान में ढले। खोया नहीं है मेरा बेटा। सामने मौजूद दरख्त को देख वो लब को चलते हुए यासित भरे लहजे में मुखातिब हुई। मतलब? वो हैरान हुआ था रमशा की बात सुनकर। छीना गया है। अब की भराई हुई आवाज़ में कहते इसकी आंखों से आंसू भी गिरते इसके चेहरे को भिगो गए, जबकि वलीशा अब की पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। इसके बाप ने ज़बरदस्ती इसको मुझसे छीन लिया है। आसमान की जानिब देखते इसने मज़ीद बह जाने वाले आंसुओं को रोका। क्या मतलब? पूरी बात बताओ मुझे। वलीशा ने छंबे से इसको देखते संजीदगी इख्तियार किए कहा था, जबकि वो खामोशी से बस यकटक इसका चेहरा देखती रही। चंद सानिया माहौल में ऐसे ही खामोशी बरकरार रही। आवाज़ थी तो बस रोड से गुजरती गाड़ियों की। रमशा ने कुछ देर बाद अपने लब वाक़ किए कि इसको अपने पर बीती दास्तान को सुनाने को।
सो प्यारे रीडर्स, यहाँ पर जो है ये पार्ट एंड होता है, एपिसोड एंड होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आगे आप लोग नॉवल की स्टोरी जो है वो मतलब कि कम वर्डिंग में सुनना चाहते हैं, या आप लोगों को नॉवल के एपिसोड्स और ये सब चीज़ें लॉन्ग चाहिए, या नॉवल थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। मुझे आप लोगों की फ़ीडबैक लाजमी चाहिए, तो बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।